ये कहावत आपने सुनी होगी। अपने हाथ से काम करने वाले मेहनत कश लोगों और शानदार जीवन जीने वाले लोगों को चाकरी मिलने पर, नौकरी मिलने पर खुश होते हुए देखना ये कोई नई बात नहीं है। मैं उस दौर में पैदा हुआ जब हमारे पुरखे, हमारे माँ बाप खेती बहुत चाव से किया करते थे और फिर हमारे सामने ही हमारे घर वालों ने हमको ये कहना शुरू किया कि खेती में कुछ नहीं रखा, कुछ काम धंधा कर लो। और काम धंधा करने का भी एकमात्र अर्थ ये माना गया कि नौकरी मिल जाए तो बेहतर है। हरियाणा में अभी 24,000 के करीब भर्तियों की लिस्ट आई और बहुत खुश हैं, मतलब बहुत से लोग, कि हमारे गांव से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, हमारे इस तरह के इतने लोगों का, ये ऐसे लोग थे, इतने गरीब लोग थे और इन लोगों के पास में अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अब उनके बच्चे नौकरी पर लग गए हैं। एक ही परिवार के कई बच्चे नौकरी पर लग गए या एक ही गांव से 7-8 बच्चे भी लग गए। थोड़ा सा आंकड़ा दुरुस्त कर देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा गौर से देखना। और मैं इसलिए ये गौर से देखने को आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा इस सरकार के इस षड्यंत्रकारी प्रोपेगेंडा में। लोग फेवर में बहुत बोलेंगे, लेकिन कुछ आलोचनात्मक तथ्यों के साथ आपके सामने रखा जाए। ग्रुप सी और ग्रुप डी में हरियाणा का नौजवान नौकरी लगेगा, लेकिन अगर आपको एसडीएम लगना है तो उसके लिए आपका एफिडेविट, डोमिसाइल की जो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। यानी अफसर सारे बाहर से आएंगे, कंट्रोल सारा बाहर से आएगा, इसको समझना है आपको। पॉइंट नंबर 2, एक बार ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में आए हुए लोगों के सरनेम को सरकार जो है वो बहुत खूबसूरती से बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित करेगी, जिसमें मतलब ये साबित किया जाएगा कि पहले जो नौकरी थी वो केवल एक कास्ट के लोगों को मिलती थी, अब हमने सभी गरीब के तबकों को नौकरी दी है। आपको मैं पहले से बता देता हूं कि कोई पारदर्शिता इस भर्ती के अंदर मुझे लग नहीं रही है। कारण क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से सरकार, जो बीजेपी है, सरकार नहीं कहूंगा, बीजेपी जो है वो 2029 की तैयारियों में लग गई है। 2024 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए तो उन चुनावों के दौरान जो इन लोगों ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हवा बनाई थी, उसमें नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा लिया था और वहां पर नौकरी दी गई है जहां पर कोई भी पॉलिटिकल घराना एक्टिव नहीं था। और खास तौर पे चुन करके, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस प्रोसीजर के अंदर गड़बड़ ना होती हो। ये आप सब लोगों को मालूम है, कंप्यूटर पर काम करने वाले सबको पता है, प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों को भी पता है। जिसके चाहे नंबर काटे जा सकते हैं, जिसके नंबर चाहे कम किए जा सकते हैं। फिर कोर्ट में मामला उलझा पड़ा है। 2013 में ये भर्तियां अटकी थी जो अब पूरी हो रही हैं। 2013 से पिछले 11 साल की अटकन को अभी खत्म किया गया है। तो ये मत समझिएगा कि ये भर्ती सरकार ने की है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे, बहुत अरसे से चल रहा था। कोर्ट की डांट पड़ रही थी कि तुम भर्ती क्यों नहीं दे रहे, ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे, ये ज्वाइनिंग हो रखी है। तो ये आपको भूलना होगा कि ये इस सरकार की कही हुई भर्तियां हैं सारी। इस सरकार से तो नौजवान जो है वो अरसे से नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं, जिसके ऊपर ना पहले खट्टर का और ना सैनी का कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं था, ना ही उन्होंने कभी कहा। खूब सारे वादे किए, सीईटी वालों को भी खूब वादा किया, ज्वाइनिंग के लिए कब से भटक रहे हैं और आखिरकार ज्वाइनिंग की वो घड़ी आ गई। उनके आंदोलनों का जो फल है वो उनको मिल रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी या सरकार के पास कुछ भी क्रेडिट लेने का है। हाँ, क्योंकि सरकार बीजेपी की आ गई है तो उनके पास पूरा मीडिया है, तो अब पूरी तरह से प्रोपेगेंडा रचा जाएगा और लोगों के दिमाग में ये भरा जाएगा कि ये बिना पर्ची और बिना खर्ची के है। और इस जो ये पॉजिटिव माहौल जनता के अंदर बनेगा, इस पॉजिटिव माहौल का इस्तेमाल असल में आपके गाँव उजाड़ने के लिए, जैसे जींद के आसपास 4800 गाँव को उजाड़ने, 4800 गांव मतलब एकड़ जमीन पर बसे 4-5 गांव को पीलूखेड़ा में उजाड़ने का फरमान आ गया है। तो ये इसके लिए कोई ना बोले, उसको विकास का असलियत में जो विनाश है उसको विकास का पैमाना बता करके पेश किया जाए। हसदेव के जंगलों को जो काटा जा रहा है, झारखंड में धनबाद में जो जंगलों को काटा जा रहा है, जो वहां किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए कोल इंडस्ट्रीज जो हैं वो मतलब टाटा की भी, जिंदल की भी, अडानी की भी और भारतीय सेना की जो जमीन खाली पड़ी है वो भी, और रेलवे की जो जमीन है, उन सारी जमीनों को अभी मोनेटाइज करने के लिए, बेचने के लिए जो माहौल चाहिए देश के अंदर, उसको क्रिएट करने के लिए मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, ताकि विरोध करने वाले लोगों को ये दिखाया जाए कि ये लोग तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, देशद्रोही, आतंकी, आतंकवादी, खालिस्तानी, और इनको सत्ता नहीं है इसलिए ये खींचे हुए हैं। इस तरह की बातें आने वाले टाइम में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, क्योंकि इसके लिए माहिर है
आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा गैंग। तो ये 2029 में कहाँ कहाँ इनको स्लीपर सेल बनाने हैं, किन किन गाँवों में इनको अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके किन किन गाँवों में इनको अपना पैठ बनाना है, कहाँ इनको आरएसएस की शाखा चालू करनी है, कहाँ इनको किन किन लोगों को दबाना है, और अब जो बोलने वाले लोग हैं, मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, दूसरे ईमानदार लोग हैं, उनको रगड़ने का पूरा प्लान ये लोग कर रहे हैं। तो उसका ये कवरिंग फायर है, इसको आप समझिएगा। जो पूरे हरियाणा में निराशा का माहौल था कि बीजेपी कैसे आ गई, इसके आने का क्या कारण था, तो उसको जस्टिफाई करने का ये मीन है। तो इस मीन को आप समझिए। यदि आप इसको समझने में कामयाब हो गए तो इनके आने वाले षड्यंत्र आपके सामने हम लोग बताते रहेंगे। और आपको पता रहेगा शायद बांग्लादेश के अंदर, अभी कल की खबर है ये, मतलब कल की और आज के बीच में बांग्लादेश में बैंकिंग सेक्टर ध्वस्त हो चुका है। बैंकों के पास जमाकर्ताओं को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमने आपको पहले बताया है, बैंकों के पास जो धन है, जो सोना है, वो 800 टन था, 200 टन और मंगाया है। 5 लाख करोड़ का जो करेंसी है उसके बदले में उन्होंने छापा हुआ 34 लाख करोड़ है, और कर्जा जो है वो ज़्यादा है, जमा और भी ज़्यादा है। तो जिनके बैंकों में पैसे हैं उनको देने के लिए भी बैंकों के पास में धन नहीं है। तो बांग्लादेश का जो बैंकिंग सेक्टर है वो चरमरा रहा है। अभी इंटरनेट जाएगा, सबके पैसे खाली होंगे, और फिर आप क्या करोगे? मान लीजिए जैसे अमेरिका के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका के साथ हुआ कि बैंक इंटरनेट गायब रहा, और इंटरनेट गायब होने के बाद में जब इंटरनेट वापस आया तो लोगों के खाते से पैसा खाली था, लेकिन जो लोग कर्जदार थे उनका कर्जा पूरा शो हो रहा था। तो इसको आप कैसे समझते हैं? क्या आपको इसके अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है? बाकी बीच की लड़ाई तो है ही है, पानी की लड़ाई है, जल जंगल जमीन जानवर की लड़ाई है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म से पूंजीवाद को निकालने की लड़ाई है, ये जो जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है। अभी हम लोग 37वीं ट्रेनिंग में बिजी हैं। सपनावत में आपको अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब 20 तारीख को वहाँ मिलते हैं सपनावत की पंचायत में, जहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया था एक फैमिली ने, जो कर्जा नहीं दे पाए थे, और इस तरह से पूरा देश कर्जे में आ गया है। बाकी गरीब लोगों का बच्चा अगर कोई नौकरी लगता है तो उसको अखबारों में, कल के अखबारों में बहुत बड़े अक्षरों में छापा जाएगा, मीडिया चलाएगा, ताकि गरीब जो है वो सारे के सारे मतलब सरकारों से असली डिमांड मांगने की बजाय अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम पढ़ लो, तुम्हारा भला होगा। कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन कीजिए। 24,000 भर्ती है, 7,000 गाँव हैं, 7,000 गाँव में एक गाँव के हिस्से में 3 बच्चे आते हैं, और वो भी 11 साल बाद। तो साल में एक बच्चा भी एवरेज नहीं आता है। इस पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप के बच्चों के सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। जनता सरकार मोर्चा जो डिमांड कर रहा है वो कर रहा है, एक भी बच्चा बेरोजगार क्यों है, हर हाथ को काम क्यों नहीं है। बेरोजगारी का आलम ये है। इसके बाद सवाल जनता सरकार मोर्चा का ये है कि नशा क्यों है, अपराध क्यों है, इनको शहर क्यों दी जा रही है, जबरदस्ती जमीनों का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है, जबरदस्ती आपके बीमे की रसीद क्यों काटी जा रही है, और जब बीमा कट रहा है तो उसके बाद में जब आपको वो दिया जा रहा है मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार जनता सरकार मोर्चा बोल रहा है। तो उन बोलने वाले लोग, उनका जवाब सरकार के अंदर बैठा कोई व्यक्ति क्यों नहीं दे रहा है? जो वोटिंग में जो धांधली हुई है उसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन जो शिकायतों का निपटारा नहीं कर रहा उसका जवाब कौन देगा? आपके मुकदमे जो फंसे हुए हैं कोर्टों के अंदर उनका निपटारा कौन देगा? नशे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सवाल ना पूछे, इसीलिए मीडिया को यह हथियार दिया गया है। इससे बच करके आप लोग अपने बच्चों को बचा